नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले बाजार पर नजर। सोमवार की शुरुआत बाजारों ने हरे निशान से जरूर की, लेकिन अब ये बढ़त गवा चुके हैं बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अब गिरावट की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में हम करीब 5 अंकों की गिरावट अभी देख रहे हैं, लेकिन बीच में 100 अंक तक की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिली थी, लेकिन वहां से रिकवर हो रहा है सेंसेक्स। और निफ्टी को भी अगर देखें तो 7,653 के लेवल्स पर है। कमजोर शुरुआत ही मानेंगे आज की, क्योंकि सुबह बहुत हल्की सी बढ़त हमने देखी और अब उसे गवाते हुए कंप्लीटली मिड कैप में 120 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सारे ही इंडेक्सेस आज कमजोरी के साथ खुले और बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि अभी हमने कुछ चंद सेकंड्स के लिए देखा सेंसेक्स को वापस हरे निशान में आते हुए, लेकिन वापस लाल निशान में सेंसेक्स गिरावट बढ़ रही है। बैंक निफ्टी काफी गिरावट देख चुके हैं पिछले पूरे हफ्ते और आज भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत हुई है बैंक निफ्टी की भी। 16,120 पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो जाहिर तौर पर ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 907 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं और 412 शेयर हैं जो केवल इनके मुकाबले बढ़ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और खराब परफॉर्म कर रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सेंसेक्स में हम देख रहे हैं आइडिया सेल्युलर, कोल इंडिया, गेल, भारती एयरटेल, इन सभी में गहरा दबाव देखने को मिल रहा है। सभी गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। ल्यूपिन, एचसीएल टेक, विप्रो भी आज गिरावट पर ही कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बहुत चंद हैं, लेकिन उनमें नाम शामिल है एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं जो कि अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन गिरावट हावी हो रही है बाजार में, ये साफ दिख रहा है। शेयरों पर सलाह देने के लिए सौदा आपका में हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसल। निफ्टी में आप आज के लिए क्या कॉल देना चाहेंगे सर? क्या करने की सलाह रहेगी? अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हम देख रहे हैं थोड़ी सी निफ्टी में वापस मोमेंटम लौटती हुई। हरे निशान पर निफ्टी अभी फिलहाल दिख रहा है, लेकिन ये कोई बहुत गुड साइन नहीं है। हरा निशान, लाल निशान, मतलब कभी दबाव, बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन है। क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर आप निफ्टी की बात करें तो ऊपर में 7725 एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 7450 से लेकर 7480 एक सपोर्ट जोन है। प्रियंका अगर हम देखें तो मार्केट्स काफी वोलाटाइल हैं। हम अपने क्लाइंट्स को यही राय दे रहे हैं कि ये ट्रेडर्स मार्केट नहीं है। जैसे आप आज मॉर्निंग में देखें मार्केट काफी वोलाटाइल हो रहा है और इस वोलाटिलिटी में ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसके ट्रिगर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और ऐसे में पैसा खोने की संभावना ज्यादा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। बट प्रियंका जैसे आपने मेंशन करा, वोलाटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये वोलाटिलिटी बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है प्रियंका। जब भी वोलाटिलिटी बढ़ती है तो वो दर्शाती है कि टॉप या बॉटम इन प्रोसेस जो है टॉप या बॉटम बन रहा है। और ऊपर से हम देखें तो 9100 के अराउंड से मार्केट गिरता हुआ 7600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इन स्तरों पे हो सकता है एक बेस बिल्डिंग बन रही हो। ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। बट प्रियंका मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि के नजरिए से बॉटम फिशिंग करनी चाहिए और जो निवेशक ये सोच रहे हैं कि मार्केट्स को सेटल होने दें, ग्लोबल वोलेटिलिटी खत्म हो जाए उसके बाद निवेश करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो गलत होगा। प्रियंका अगर वोलेटिलिटी खत्म होती है उसके बाद आप ऊपरी स्तरों पर लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करते हैं, बट इस चीज की गारंटी नहीं है कि एक बार आप वोलेटिलिटी सेटल होती है और 6-8 महीने बाद कोई दूसरे कारण से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है फ्रंट लाइन लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए इस समय। ओके, तो इस दबाव में बाजार जब है तो उसका फायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि लंबी अवधि के लिए कुछ फ्रंट रनर स्टॉक्स में निवेश करें जब बाजार का मूड इस तरह से वॉलेटाइल है। ये कह रहे राकेश जी, लेकिन राकेश जी की सलाह स्पेसिफिक स्टॉक्स पर लेंगे हम शो में आगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग वीक के अपडेट के साथ भी। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार की बहुत ही सपाट शुरुआत रही है, लेकिन जब बाजार इस तरह के एक वॉलेटाइल दौर से गुजरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में, यही सलाह लेकर आते हैं हम सौदा आपका में। मेरे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं उज्जैन से। नमस्ते जितेंद्र जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम मैं पूछा था JFW का मतलब PVT 900 एक्सपोर्ट इंडिया में होल्डिंग में लेना चाहिए कि इंटरनेट करना चाहिए, इसको शेयर लेना चाहिए?
JSW स्टील आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं या फ्रेश निवेश करना चाहते हैं जितेंद्र जी? हाँ, आपके पास है ये JSW स्टील? नहीं, मैं ये था कि मेरे को इसमें जो होल्ड लेकर होल्ड रखना चाहिए कि मुझे लेकर इसको इंट्राडे भेज देना चाहिए? चलिए आपका सवाल रखते हैं राकेश जी के सामने। राकेश सर, जितेंद्र जी जानना चाहते हैं क्या JSW स्टील ये खरीदें, और अगर खरीदते हैं तो क्या करें? एक तरह से इंट्राडे ट्रेड पर करें या फिर लंबे समय तक टिके रहें? JSW स्टील फिलहाल 908 के स्तर पर है। देखिए प्रियंका, इनका जो सवाल है कि ये JSW स्टील को खरीदें और खरीद के इंट्राडे ट्रेडिंग करें या लंबी अवधि का नजरिया रखें, पहली राय तो ये दूंगा कि अभी जो मार्केट चल रहा है काफी वोलाटाइल मार्केट है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, इंट्राडे तो बिल्कुल ही नहीं करें अभी। और दूसरा जो इनका प्रश्न है कि इसको खरीदें, मैं इनको राय दूंगा मेटल स्पेस से दूर रहें। जब मार्केट एक रैली भी ले रहा था उस समय भी मेटल स्पेस कंटिन्यूस एक अंडर परफॉर्मर था, और मुझे नहीं लगता है कि मेटल्स के अंदर किसी तरह की बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। मैंने राय दूंगा कि फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटी स्पेस के अंदर इन्फोसिस, फार्मा स्पेस के अंदर लुपिन, सन फार्मा, ऐसे किसी स्टॉक को खरीदें और लंबी अवधि का नजरिया बना के एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के होल्ड करें। मेटल स्पेस को बिल्कुल अवॉइड करें। ओके, सो JSW फिलहाल मौजूदा बाजार में अवॉइड, राकेश जी की तरफ से। अगला सवाल अनुराग जी का, अमृतसर से अनुराग जानना चाहते हैं कि हिंडाल्को के इनके पास है 500 शेयर, 81 रुपए 5 पैसे में खरीद थी, प्रति शेयर 7 रुपए 95 पैसे का लॉस हो रहा है अनुराग को यहाँ पर। राकेश सर, कैसा दिखता है हिंडाल्को आपको चार्ट्स पर? क्या सलाह देंगे यहाँ अनुराग जी को? देखिए प्रियंका, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, बट अगर हम देखें तो एंटायर मेटल स्पेस जो है इंक्लूडिंग हिंडाल्को ओवरसोल्ड लगता है, और मेरे को लगता है कि एक पुलबैक रैली, मार्केट थोड़ा संभलेगा तो जब पुलबैक रैली देखने को मिलेगी, एक शार्प पुलबैक रैली, उस पुलबैक रैली में सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली मेटल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर द टाइमिंग तो लॉस को बुक ना करें, पोजीशन को होल्ड करें, बट किसी भी पुलबैक रैली में स्टॉक की संभावना है इनकी खरीद तक जा सकता है। अगर खरीद के आसपास के भाव मिलते हैं तो पोजीशन से बाहर आएं और उस पैसे को आईटी स्पेस में, इन्फोसिस, बैंकिंग में इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फार्मा के अंदर लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक में लगा के 1 से 1.5 साल अगर होल्ड करते हैं तो एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो मेटल से दूर रहने की सलाह राकेश जी आपको बार बार दे रहे हैं। और अब JR पटेल मेरे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। नमस्ते पटेल जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मिस्टर पटेल, आपको मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपना सवाल सर। इंश्योरेंस कराने के लिए बोल रहा है। पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, तो पटेल जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल वक्त हो गया सौदा आपका में ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। ग्लोबल बाजारों की उथल पुथल से घरेलू बाजार में भी उतार चढ़ाव, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे। आयकर रिटर्न भरना ना भूलें, रिटर्न भरने का आज है आखिरी दिन। टैक्स चोरी की जानकारी देने वालों के लिए आयकर विभाग ने किया इनाम का ऐलान। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का सख्त रुख, टेलीकॉम कंपनियों से हर्जाना वसूलने का दिया प्रस्ताव। 5 सेकंड में कॉल ड्रॉप हुई तो नहीं देना होगा चार्ज। कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। और 1 रैंक 1 पेंशन पर प्रधानमंत्री मोदी की सफाई, कहा सभी पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। हालांकि सैनिकों ने कहा और 4 मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन।
कि एनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करें और इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। काफी उतार चढ़ाव भरा रहा बीता हफ्ता, लेकिन उस हफ्ते में भी शानदार कमाई करने वाले कौन है वो आईटीएल के ट्रेडर्स, देखते हैं इस समय के अपडेट में। तो आप देखेंगे चैतन्य जायसवाल बहुत ही लगातार परफॉर्म करने वालों में से हैं। 200% की बेहतरीन कमाई चैतन्य जायसवाल ने करी है। विमेंस लीग में देखेंगे तो ज्योति कुशवाहा, जो आपको बता दूं कि चैतन्य की वाइफ है, और इन्होंने भी 125% से ज्यादा की बेहतरीन कमाई करी है। और कमोडिटी बोर्ड में देखिए संजय कुमार मंडल 63% के साथ नंबर 1 की पोजीशन बने हुए। लेकिन आज सोमवार को जैसा कि हम बात करते हैं विनर्स के साथ, तो इंदौर से हमारे साथ चैतन्य जायसवाल और ज्योति कुशवाहा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। चैतन्य, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो 200% की इतनी जबरदस्त कमाई की और लगातार आप कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप इतना शानदार? सर पहले तो धन्यवाद सर सभी का। सर मार्केट में हम लोग एक्चुअली में अभी इस हमारा हफ्ते का जो स्ट्रेटेजी था, हमने जनरली पैसा कमाया है एमटेक ऑटो में, एक एमटेक ऑटो में, एक जेट एयरवेज में। एमटेक ऑटो में मतलब हमने स्क्रीन देखकर काम किया था। आपने लॉन्ग किया था? ये मतलब नहीं, पहले हमने एक दिन शॉर्ट किया था जिस दिन डाउन आया था, ये आई थिंक 30-35% डाउन आया था। उस दिन शॉर्ट किया था। और सेकंड डे जब डाउन खुला तो उसको वहाँ पर हमने प्लस कर लिया था स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, तो वहाँ पर हमने उसको तेजी किया। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की पोजीशन। और जेट में क्या स्ट्रेटजी रखी थी? जेट में भी मतलब एक्चुअली में मार्केट डाउन जा रहा था और जेट थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ था। तो मतलब जब मार्केट डाउन जाता है तो जनरली सभी शेयर नीचे जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने जेट को शॉर्ट किया था। जेट थोड़ा प्लस दिख रहा था और मार्केट डाउन दिख रहा था, तो हमने इसको शॉर्ट किया था, तो नीचे आया था बरोबर। दोनों में की। तो ज्योति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ज्योति, आपने भी यही दोनों शेयर्स पे किया था ट्रेड? हाँ जी बिल्कुल, जेट एयरवेज और एमटेक में किया था हमने काम। ओके, तो क्या आप दोनों लोग मिलजुल के स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वही स्ट्रेटजी हम भी अपनाएंगे जो चैतन्य कर रहे हैं? इस बार ऐसी कोई खास प्लानिंग नहीं थी, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने काम किया और बाकी काफी अच्छा हमने इसमें प्रॉफिट गेन किया। ओके, बेहतरीन। तो आपने भी करीब 140% के आसपास रिटर्न कमाया है पिछले बीते हफ्ते में, और ये लगातार आप लोग विजयी बन रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा ज्योति कि अगली बार हम जब बात करें तो चैतन्य से ज्यादा कमाई आपकी होनी चाहिए। कर पाएंगी? बिल्कुल हो जाएगा। चैतन्य, आपके लिए चैलेंज है ये, आप देखिए। अब ज्योति आप ज्यादा कमाई करेंगी। चलिए, हम दूसरे एक दूसरे को कॉम्पिटिट मार रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होगा तो और ज्यादा कमाई होगी। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को एक बार फिर से। तो ये आपने देखा साफ तस्वीर आपके सामने कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं होता, कमाई लोग कर रहे हैं। और सास बहू के सीरियल से ज्यादा मजा तो यहाँ पे है कि जहाँ कमाई भी कर रही है ज्योति जैसी विमेन। तो आप भी इसमें कमाई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके पास एक बेहतरीन मौका होगा। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में दबाव गहरा रहा है। सेंसेक्स में हम करीब 50 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। वहीं निफ्टी भी 16 अंक से कमजोर 7,638 का लेवल हमें निफ्टी में नजर आ रहा है। मिड कैप 144 अंक गवाकर 12,447 पर है। वहीं बैंक निफ्टी
पिछला पूरा हफ्ता खराब रहा बैंक निफ्टी के लिए और सोमवार की शुरुआत भी दबाव के साथ हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डाले तो ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो गिर रहे हैं। फिलहाल 902 शेयर्स हैं गिरने वाले, उनके मुकाबले केवल 441 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी बेहद दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आज शेयरों पर सलाह देने के लिए दो मार्केट एक्सपर्ट, आके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजी बीएनपी परिवार फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी गौरांग शाह। गुड मॉर्निंग गौरांग। हमने राकेश जी का व्यू तो बाजार पर ले लिया, आप क्या देख रहे हैं बाजार में? नींद उड़ा रही है बाजार के ये लेवल्स? सुप्रभात प्रियंका, पहले तो आपको नींद उनकी उड़ती है या फिर खाना उनका हजम नहीं होता है जो छोटी अवधि के कारोबारी हैं या फिर मध्यम अवधि के कारोबारी है या इंट्राडे के नजरिए से काम करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार ने आज भी एक निचला स्तर बनाया सुबह जब शुरुआत की और जिस प्रकार से रुझान है ऊपरी तरफ के दायरे हम टिक नहीं पा रहे हैं और बिकवाली इस स्तर पर भी हावी हो रही है। लेकिन यह असमंजस स्थिति जैसे मैंने जिक्र किया छोटी या मध्यम अवधि के कारोबारी के लिए है। अगर आप निवेशक है और नजरिया लंबी अवधि का है आपका, तो मैं मानता हूं अगर पूरी ताकत लगा करके नहीं, कुछ तो पैसे बिल्कुल आपको लगाने चाहिए और दिग्गजों पर पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपके चुनिंदा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आईटी पर इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा है। फार्मा में सन फार्मा, ल्यूपिन और बिंदो, ये कुछ विकल्प है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल और एचपीसीएल। तो ये कुछ क्षेत्र हैं और ये कुछ नाम है जहां पर मेरा मानना है कि अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है, अगर पूंजी है आपके पास तो और जोड़ सकते हैं, और अगर आपको नई सलीके से निवेश करना है तो जैसे मैंने जिक्र किया अपना हाजमा जोखिम उठाने का नाप करके आप बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, तो गौरांग को भी लग रहा है कि ये मौका हो सकता है कुछ फ्रंट रनर स्टॉक्स में निवेश करने का, और अगर आप शेयर बाजार से नहीं जुड़े, शुरुआत करना चाहते तो ये भी सही मौका हो सकता है। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। ओम प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते ओम प्रकाश जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्ते, मेरे पास गुजरात एनआरई कोक है जो 15.40 के रेट से मैंने लिया था। 8-9 महीना हो गया, लगातार गिरता जा रहा है, क्या करें? ये लगभग मैंने 50,000 शेयर ले रखे हैं। ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, इसलिए 12 रुपये 50 पैसे का नुकसान भी बहुत अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर ओम प्रकाश जी को हो रहा है गुजरात एनआरई कोक में। राकेश सर, कैसा दिखता है ये चार्ट्स पर? क्या सलाह देंगे यहाँ ओम प्रकाश जी को, क्या करना चाहिए इसमें? प्रियंका, अगर हम देखें तो कंटिन्यूस ट्रेंड इसका डाउन ही है। 15 रुपए पे भी मेरे को नहीं लगता किसी ने इसको बाइंग के लिए रिकमेंड किया होगा। सेल ऑन रैली वाला काउंटर है, किसी भी इन स्तरों पर या किसी भी उछाल पे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। चार्ट्स देके ऐसा नहीं लगता है कि जब मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम होगा तो ये इसमें ये भी अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। सेल ऑन रैली वाला काउंटर है, किन्हीं भी इन स्तरों पर उछाल पे बेच के निकल जाना चाहिए। और अब बात करते हैं लखविंदर जी से, जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते लखविंदर जी, बताइए सर कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं? लखविंदर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पूछ सकते हैं आप अपना सवाल सर। चलिए, लखविंदर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इन्होंने हमारे अपने सवाल का जिक्र जरूर किया था। और इनके पास हैं LNT के 50 शेयर जो इन्होंने 1650 रुपए में खरीदा था, और ICICI बैंक के इनके पास 250 शेयर हैं और 310 के भाव पर खरीदा। लखविंदर जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? लखविंदर जी, आपके पास LNT और ICICI बैंक ही है ना? चलिए, हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रहे हैं। LNT के इनके पास है 50 शेयर, 1650 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा, 122 रुपए पर शेयर नुकसान पर बेचे हुए। और इसी तरह ICICI बैंक के 250 शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन 54 रुपए पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। गौरांग, LNT और ICICI बैंक दोनों में ही नुकसान हो रहा है यहाँ लखविंदर जी को, क्या सलाह देना चाहेंगे इन दोनों कंपनियों पर सर? पहले तो डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से प्रियंका के, दोनों पर ही हमारी कवरेज है और लंबी अवधि के नजरिए से पहले तो ये बने रहे।
अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का, और उसी नजरिए से अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी और है, तो मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं एक महफूज स्तर होगा। यहाँ से ये गुंजाइश तो मैं नहीं कह सकता कि गिरावट नहीं होगी, गिरावट हो सकती है, लेकिन वो काफी सीमित मात्रा में होगी। एक्सक्यूज मी। एलएनटी पर साल 1.5 साल के नजरिए से हमने हमारा लक्ष्य 2060 का रखा है, और आईसीआईसीआई बैंक पर हमने हमारा लक्ष्य 380 का रखा है। लेकिन इसके लिए आपको लंबी अवधि का नजरिया रखने की जरूरत है। अगर निवेश लायक पूंजी है तो और भी जोड़े आप आधी क्वांटिटी। ओके, सो टारगेट यहाँ पर गौरांग जी आपको दे रहे हैं आईसीआईसीआई में 380 का और वैसे ही एलएनटी में 2060 का। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको लंबे समय तक इन दोनों को में टिके रहना पड़ेगा। ये है गौरांग की राय। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन मेरे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सीधा रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। एमएल निगम मेरे साथ हैं कानपुर से। नमस्ते निगम जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मिस्टर निगम, आपको मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपना सवाल सर। अच्छा, निगम जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, और इस पॉइंट पर एक नजर डाल लेते हैं बाजारों पर। सेंसेक्स और निफ्टी में हम सुबह से ही देख रहे हैं, लगातार जब सुबह खुले थे तो जरूर हरे निशान में आज ओपनिंग रही, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा समय रहा जब हरे निशान में सेंसेक्स और निफ्टी नजर आए। अब सेंसेक्स में दबाव 60 अंकों का दबाव हमें सेंसेक्स में दिख रहा है। निफ्टी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 7635 के स्तर पर निफ्टी है, 20 अंक गवाकर। मिड कैप में जो है ये गिरावट ज्यादा गहरा रही है। 160 अंकों की गिरावट हमें मिड कैप में दिख रही है, और बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते भी हमने पूरा हफ्ता देखा दबाव में गुजारा, और बैंक निफ्टी ने आज भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मेरे साथ है रविंद्रनाथ राय वाराणसी से। नमस्ते राय साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा एसडीआईएल हमने 450 शेयर खरीदा है 85 के भाव से, और 1 महीने हुआ। बिल्कुल, और नुकसान भी हो रहा है इसमें। आपको 28 रुपए 20 पैसे पर शेयर के नुकसान पर यहाँ बैठे हुए राय साहब एचडीआईएल में। और ये बाजार जिस तरह से गिर रहे हैं, आपकी चिंता बढ़ रही है, क्यों राय साहब? चलिए आपका सवाल रखते हैं हम राकेश जी के सामने। राकेश सर, जब बाजार ऐसे गिरने के एकदम जोन में रहते हैं तो अपने निवेश को लेकर सभी को चिंता हो जाती है। एचडीआईएल में देखिए यहाँ पर इन्हें 28 रुपए 20 पैसे पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आपको चार्ट पर कैसा दिखता है एचडीआईएल? क्या करने की सलाह देंगे अभी इन्हें? प्रियंका, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं, इन्होंने तो फिर भी काफी नीचे खरीदा है। काफी निवेशकों ने तो इसको 118 120 रुपए के अराउंड खरीदा हुआ और लेके बैठे हुए हैं। इनकी खरीद नीचे की है। जब स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर था तब इन्होंने खरीदा था। मार्केट का जो निफ्टी का डिक्लाइन है, उस डिक्लाइन के शुरू होने से पहले का स्टॉक खरीदा हुआ है, और स्टॉक ने हम देखें तो 62 रुपए का क्रिटिकल सपोर्ट ब्रीच करा है। नीचे में 48 से लेकर 50 रुपीज एक स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। मैंने राय दूंगा फॉर द टाइमिंग तो स्टॉक को होल्ड करें। किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक को बेचें। किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक का पोटेंशियल है 72 73 तक के प्राइसेस दिखा सकता है। अगर ये दाम मिलते हैं तो इन स्तरों के आसपास निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और चलिए, तो इसमें एचडीआईएल में अभी निकलने की सलाह दे रहे हैं राकेश जी, लेकिन एक नजर डालते हैं चीनी में क्या चल रहा है। चीनी के स्टॉक्स पर एक नजर यहां पर डाल लेते हैं, क्योंकि इनमें हम हरकत देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी आपके सामने है, जो बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है चीनी में। बलरामपुर चीनी में बजाज हिंदुस्तान भी आज देखिए ऑलमोस्ट 8% के बढ़त के साथ है बजाज हिंदुस्तान। सारे ही शुगर स्टॉक्स में हम एक हरकत लौटती हुई देख रहे हैं, और सभी हरे निशान पर श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, राणा शुगर्स, इन सब में जो है तेजी के साथ कारोबार दिख रहा है। गौरांग जी, चीनी की मिठास बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? क्या वजह देख रहे हैं आप सर? अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मेरे ख्याल से रुझान काफी नकारात्मक रहा है, और काफी निवेशकों की पूंजी हद तक सफाया हो चुकी है।
चीनी की मिठास मैं मेरी चाय कॉफी या मिठाई में पसंद करूंगा, शेयर नहीं खरीदूंगा। ओके, तो स्टॉक से फिर भी दूर रहने की सलाह, लेकिन हाँ, जैसा कि गौरांग ने कहा, ज्यादा मीठी चाय या कॉफी पी सकते हैं, लेकिन शुगर स्टॉक्स में जरा सा संभल कर रहिएगा। लेकिन आज शुगर स्टॉक्स सभी जो है बहुत ही अच्छा कारोबार करते हुए हरे निशान में नजर आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। राकेश है मेरे साथ मेरठ से। राकेश जी नमस्ते, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए सर, कौन सा स्टॉक है आपके पास? माफ कीजिएगा, इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आज हमारे फोन लाइन में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे आपके और भी शेयरों के सवालों को अपने मार्केट एक्सपर्ट के सामने रखने के लिए, और आपको बताएंगे कि बाजार का मूड जब ऐसा खराब हो तो आपको क्या करना चाहिए। वापस आते हैं अभी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और बाजार का मूड दबाव में नजर आ रहा है। ऐसे में आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही समझ रहे हैं हमारे दर्शक। प्रशांत है मेरे साथ पटना से। प्रशांत जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी मैडम नमस्कार। मैडम मैं एक जी नमस्ते, स्वागत है मैडम। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैम मैं आप लोग की बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लस आपकी टीवी चैनल की। मैं 24 घंटा में कम से कम जब भी टीवी देखता हूँ सिर्फ CNBC आवाज ही देखता हूँ, जान लीजिए। थैंक यू सर, और देखते रहिए ऐसे ही CNBC आवाज। प्रशांत जी नहीं मैडम, मैंने जो शेयर बाजार में या मैं थोड़ी भी नॉलेज जो गेन किया हूँ वो CNBC आवाज की बदौलत ही मैं गेन किया हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कहना है कि जो अनिल सिंघवी जी मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। चलिए, जरूर हम आपका संदेश पहुंचा देंगे। अब आप बताइए आपके पास स्टॉक कौन सा है, कोशिश करेंगे आपकी मदद की जाए यहाँ पर। मैडम मेरे पास 2 स्टॉक है तो 3, लेकिन मैं 2 ही पूछूंगा। एक कोल इंडिया है 252 पर, पिछले साल में अप्रैल में खरीदा था, 107 शेयर है, ठीक है। ओके। सेकंड शेयर है IGL है 30 शेयर एट द रेट ऑफ 316 की। अच्छा मैम, एक चीज और मुझे कहना ये है कि आपने 26 अगस्त 2015 को 9:30 में आपने उनको बुलाया था, उदयन मुखर्जी को। मैं चाहता हूँ मैम कि एक रिक्वेस्ट मेरी माना जाए। मैंने आप लोग की ये चॉइस है, मानिए नहीं मानिए, लेकिन आप एक बार उदयन मुखर्जी को फिर 1-2 बार बुलाइएगा। उनकी मुझे आपने लगता है प्रशांत जी, आपने लगता है आज चैनल नहीं देखा है। आज सुबह उदयन मुखर्जी हमारे चैनल में थे, लेकिन हम उनके इंटरव्यू को फिर से रिपीट करेंगे ही आज दिन में, तो आप जरूर सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि बाजार में का मूड कैसा है, क्या करना चाहिए आपको। लेकिन फिलहाल आपके सवाल रखते हैं यहाँ पर। कोल इंडिया एक आपने बताया, दूसरा स्टॉक आपने बताया था, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं अभी वो 30 शेयर थे आपके। IGL 30 शेयर है, 316 के भाव पर आपने खरीदारी की थी। तो अब ये भी बता दीजिए कि आप ट्रेडिंग के लिहाज से हैं इन दोनों में, या फिर आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं? मैं लंबे समय तक का इन्वेस्टर हूँ मैम। अब मैं आगे भी थोड़ा और परचेज करना चाहता हूँ, उसकी राइट टाइम मुझे पूछनी है। मैं कब इसमें एंट्री करूँ, 70-70 हजार रुपया मैं और लगाऊंगा। चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। देखते रहिएगा CNBC आवाज। उदयन मुखर्जी की राय आपको मिल जाएगी, क्या कह रहे हैं आज के बाजार में गौरांग से। लेकिन फिलहाल आपकी राय की जरूरत है प्रशांत को। कोल इंडिया और IGL ये दोनों स्टॉक्स हैं इनके पास, क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, क्या करना चाहिए? इनके खरीद के भाव से तो खैर नीचे ही है दोनों स्टॉक्स अभी। नहीं, मेरे ख्याल से कोल इंडिया इन्होंने जो भाव बताया वो 250 या 260 के आसपास है कोल इंडिया, और वहाँ पर एज डिस्क्लोजर प्रियंका, हाँ जी 252 का स्तर है और मौजूदा स्तर करीबन 340 के आसपास। तो थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ इनको देखने मिल रहा है। एज अ डिस्क्लोजर मैं ये कह रहा था कि हमारी कवरेज है और हाल ही में हमने हमारे लक्ष्य बढ़ा करके 510 के किए हैं। ये सब ध्यान में रखते हुए कि माइनिंग एक्टिविटी एक लंबी अवधि की एक्टिविटी होती है, और वहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं कोल इंडिया में तो आपका भी नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए, 1.5-2 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। और मेरा मानना है कि इनका उतना ही नजरिया होगा। तो पहले तो बने रहे कोल इंडिया पर, और अगर आप इस स्तर पर और जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत पूंजी इस स्तर पर लगाएं, और बाजार में क्योंकि गुंजाइश है नीचे जाने की, तो शायद आपको और भी निचले स्तर पर मिल सकता है ये स्टॉक, तो वहाँ पर आप और जुड़ सकते हैं।
आईजीएल पर मैं प्रशांत जी को ज्यादा राय नहीं दे पाऊंगा या फिर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रियंका मुझे याद नहीं है आईजीएल पर हमारी कवरेज है कि नहीं, तो मैं थोड़ा परहेज करूंगा यहाँ पर टिप्पणी देने से। तो राकेश जी को यहाँ पर मैं लाना चाहूंगी। राकेश सर, आईजीएल के 30 स्टॉक हैं यहाँ पर इनके पास, और देखिए इनकी जो खरीद का भाव, ये मुनाफे में बैठे हुए हैं। 316 रुपए पे इन्होंने आईजीएल खरीदा था, तो कोल इंडिया में भी इनको मुनाफा हो रहा है, आईजीएल में भी मुनाफा हो रहा है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये सीएनबीसी आवाज ही देखते हैं और अपने फैसले जो है सीएनबीसी आवाज देख कर लेते हैं, इसलिए देखिए आईजीएल में भी मुनाफे पर बैठे राकेश सर। चार्ट पर आईजीएल आपको कैसा दिखता है? प्रियंका, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है आईजीएल का। नीचे देखें तो 425 से लेकर 440 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। स्टॉक एक नई टेरिटरी में एंटर कर रहा था, एक नई रैली की तैयारी पे था, बट एक ग्लोबल वोलेटिलिटी देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक की लिमिटेड डाउनसाइड है, और अगर ये 1 से 1.5 साल एटलीस्ट होल्ड करते हैं तो एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। ओके, सो प्रशांत जी मुबारक हो, दोनों में होल्ड की सलाह, और अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं, लंबे समय तक रहेंगे तो और मुनाफा होगा आपको। और अब बात करते हैं संजय से, चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते संजय जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी मैडम, मार्कसन फार्मा के हैं मेरे पास 2000 शेयर 102 के रेट में। ओके। और पीएनबी के हैं 1000 शेयर 155 के रेट में, और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के हैं 500 शेयर 39 के रेट में। ओके, चलिए, तो मार्कसन फार्मा, पीएनबी और टीवी 18 के भी स्टॉक है आपके पास, ये आप समझना चाहते हैं, क्या करें? राकेश सर, चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है आपको। पहला स्टॉक इन्होंने मार्कसन फार्मा का बताया, फिर पीएनबी का बताया है, और तीसरा टीवी 18 का। प्रियंका, अगर मार्कसन फार्मा की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और ऊपरी स्तरों से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। अगर निफ्टी में करेक्शन यहां से बढ़ती है तो मार्कसन फार्मा में अब डिफेंसिव मूव नहीं देखने को मिलेगा, ये भी गिरावट में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा मुझे टेक्निकली लगता है। मेरा ऐसा मानना है एक अच्छी उछाल मार्कसन फार्मा ने देखा है। मार्कसन फार्मा से निकल के फ्रंट लाइन लार्ज कैप फार्मा स्टॉक जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा, लुपिन या सन फार्मा में स्विच करना चाहिए। जो दूसरा इनका एक स्टॉक है टीवी 18 भी इनका एक स्टॉक है। मेरी राय में टीवी 18 में लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। प्रियंका, इनका तीसरा स्टॉक कौन सा था? पीएनबी। पीएनबी देखें तो टेक्निकली एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है पीएनबी का। मेरी राय में अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ही रहना है तो पीएनबी से निकलना चाहिए, उस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाना चाहिए। यहां मुझे लगता है एज कंपेयर टू पीएनबी एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं प्रताप जी से, निजामाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते प्रताप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? यूनियन बैंक लेस है मैडम। कौन सा स्टॉक बताया सर? 210 में लेस है। ओके, यूनियन बैंक का शेयर आपने 210 रुपए में, 200 शेयर हैं आपके पास यूनियन बैंक के? हाँ, 200 शेयर है मैडम। ओके, 52 रुपए, जी हाँ, 52 रुपए पर शेयर के नुकसान पर यहाँ प्रताप बैठे हुए हैं। गौरांग जी, पीएसयू बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको कैसा दिखता है, क्या सलाह देंगे यहाँ प्रताप को, क्या करना चाहिए? 52 रुपए पर शेयर के नुकसान में बैठे हैं। प्रियंका जी, इसी स्तर के आसपास पिछली बारी मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पर हमने कवायद की थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करने के लिए, और हमने लक्ष्य तभी निर्धारित किया था करीबन 210-220 के आसपास, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कुछ ही समय पहले करेक्शन के पहले बखूबी मुकम्मल किया था। अब इनकी खरीद उसी लक्ष्य के आसपास, उसी स्तर के आसपास है जहां पर हमारा लक्ष्य था 210-220 का। मौजूदा स्तर करीबन 155-160 के आसपास। अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी क्वांटिटी आप एवरेज करें ताकि आपके निवेश का जो स्तर है वो नीचे आ जाए। और हम ये मानते हैं अगर ये नजरिया लंबी अवधि का रखते हैं तो फिर से ये 210-220 तक जा सकता है। तो बने रहें, लेकिन एवरेज करने की सख्त जरूरत है इनको, आधी क्वांटिटी कम से कम। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
आप देख रहे हैं सौदा आपका, जिसमें हम जोड़ते हैं अपने दर्शकों को और बताते हैं कि उन्हें मौजूदा बाजार में क्या करना चाहिए। मेरे साथ केएल बजाज हैं यमुनानगर से। नमस्ते बजाज जी, बताइए सर कौन से शेयर्स हैं आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? प्रियंका जी गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। मैं GSF पे और IDFC पे काम करना चाहता हूँ। कितने शेयर्स हैं सर इनके? GSFC के 250 शेयर हैं जी। ओके। और एवरेज 97 है जी। अच्छा, ओके। ये मैंने सारे आपके चैनल को एक्सपर्ट के बैठे बैठे वहीं से बदल दिए हैं जी। अभी आपको नुकसान हो रहा है इसमें 33 रुपए 85 पैसे पर। मेरे पे सिर्फ 2.5 के करीब से जी मैं सरप्लस मनी जो मैंने इन्वेस्ट करी जिसमें 30% उड़ गया जी। जी बिल्कुल, बाजार का मूड ही ऐसा है मिस्टर बजाज। लेकिन IDFC के कितने स्टॉक्स हैं आपके पास सर? उसके 200 शेयर है जी। ओके, इसमें भी आपकी खरीद का भाव 178 रहा है और 51 रुपए 50 पैसे का नुकसान पर शेयर में हो रहा है। आपकी बात से लग रहा है कि आप लंबी अवधि के लिहाज से इनमें निवेश कर रहे थे। क्या आपने स्टॉप लॉसेस नहीं फॉलो किए मिस्टर बजाज? हाँ जी। आपने स्टॉप लॉस लगाया था? नहीं मैडम, वो एक्सपर्ट ही बता देते हैं आप लंबी अवधि के हैं तो ये है वो है तो लगा दो। फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया। मैं चाहे आप लंबी अवधि के हों छोटी अवधि को, एक स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें। लेकिन आप समझते हैं आपको क्या करना चाहिए। गौरांग जी, आपने सुना यहाँ मिस्टर बजाज को, इनका बिल्कुल क्लियर है मैंडेट कि ये लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे थे पर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए नुकसान काफी हो रहा है। अब आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे GSFC और IDFC में? प्रियंका, हम तो सिर्फ IDFC पर राय दे पाएंगे क्योंकि GSFC पर हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। IDFC पर जैसे बयां किया है मैनेजमेंट ने 1 अक्टूबर यानी कि अगले महीने 1 तारीख से आपको बैंकिंग ऑपरेशन रोल आउट होगा और ये भी बयान दिया था मैनेजमेंट ने कि एक अलग कंपनी लिस्ट की जाएगी जिसके फलस्वरूप यहाँ पर शायद वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। अब बजाज साहब का नजरिया लंबी अवधि का है, हालांकि इनका निवेश ऊपरी स्तर पर है। मौजूदा स्तर पर मैं मानता हूं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी क्वांटिटी ये एवरेज करे और ये जो बैंकिंग ऑपरेशन रोल आउट होगा प्रियंका IDFC का, इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा योगदान सकारात्मक रूप से देने के लिए बैलेंस शीट पर। तो जाहिर है उसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। दूसरी कंपनी पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो IDFC में गौरंग जी का कहना है कि जल्दी अपने बैंक्स को लेकर के भी ये बाजार में रहेगी तो आपको लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। राकेश सर, GSFC पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी। इन्होंने एवरेज भी किया GSFC में, नुकसान पर बैठे हुए हैं मिस्टर बजाज और अब स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इन्होंने मिस किया है। तो एक तो मुझे फ्रेश स्टॉप लॉस इन दोनों के लिए आप इन्हें बताइए, GSFC और IDFC के लिए। और GSFC आपको चार्ट पर कैसा दिखता है, क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए प्रियंका, GSFC टेक्निकली काफी खराब लगता है, काफी ऊंचे की खरीद है, नीचे में 66 रुपीज का एक क्रिटिकल सपोर्ट है, स्टॉक ने उसको भी तोड़ा है। मैं इनको राय दूंगा GSFC से निकलना चाहिए। उस पैसे को अगर ये बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक या ऑटो के अंदर टाटा मोटर में लगाते हैं और 1 से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना सिर्फ नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, एक अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। यहां से स्विच करना चाहिए इनको। और दूसरा जो आप स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं प्रियंका, इसमें एक डीमर्जर है IDFC में, नीचे में 115 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। मैंने राय दूंगा पोजीशन को होल्ड करें। अगर किसी कारण से स्टॉक 120 रुपए के अराउंड आता है और निवेश लायक पूंजी है तो एवरेजिंग करके 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करते हैं तो ना सिर्फ नुकसान की भरपाई IDFC में भी देखने को मिलेगी बल्कि मुनाफे की भी गुंजाइश बनी रहेगी। ओके, तो GSFC में तो सेल की सलाह है लेकिन IDFC में एक तरह से वेट एंड वॉच और 120 के एक स्तर को जरूर देखें और यहाँ आप एवरेज कर सकते हैं। इसी के साथ गौरांग जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई, आपने सलाह दी है। डिस्क्लोजर सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका। जो भी क्षेत्र के बारे में हमने राय दी या फिर स्टॉक के बारे में राय दी है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं।
धन्यवाद गौरांग जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन मेरे साथ राकेश बंसल जी बने हुए हैं क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट में राकेश जी की फटाफट सलाह। पिछले कुछ दिनों में एमटेक ऑटो में आई जोरदार गिरावट से इसके शेयर में निवेश करने वाले तो परेशान हैं ही, एमटेक के बॉन्ड में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनियों की हालत भी खराब है। एमटेक ऑटो 17,000 करोड़ के डिफॉल्ट के बाद 800 करोड़ के एक और डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है। डिटेल्स के लिए मेरे साथ हैं वरुण दुबे। वरुण, क्या है ताजा जानकारी और ये जो दूसरा डिफॉल्ट कहां से हो सकता है? देखिए, दरअसल आपने सही कहा कि 17,000 करोड़ का एक बार तो ये कंपनी डिफॉल्ट का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मतलब डिफॉल्ट के बारे में इसकी खबर आ ही चुकी है और दरअसल कैर ने भी इसकी जो रेटिंग है उसे घटा दिया था। और दरअसल इस कंपनी को करीब 800 करोड़ रुपए का जो भुगतान है इसके डेट फंड के जितने भी इन्वेस्टर्स है, करीब 80 इन्वेस्टर्स है जो इसके डेट फंड में होल्डिंग रखते हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और तमाम जो पेंशन फंड्स है ये सब लोग इसमें होल्डिंग रखते हैं और जिसको मैच्योर होना था सितंबर में। और इसका दरअसल एमटेक ऑटो रीशेड्यूलमेंट चाहता था, जो इसका रीशेड्यूलमेंट एमटेक ऑटो को नहीं मिलेगा और अगर ये रीशेड्यूलमेंट नहीं मिलता है तो इस कंपनी का भुगतान करना काफी मुश्किल हो सकता है। करीब 800 करोड़ का ये पूरा कर्ज है जिसका भुगतान इस कंपनी को सितंबर तक करना था, वो शायद ये कंपनी अब नहीं कर पाएगी। और ऐसे केस में, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश तो है नहीं और भारी भरकम कर्ज है, तो ऐसे केस में 800 करोड़ का एक डिफॉल्ट लगभग तय ही है। और सिर्फ यही नहीं, दरअसल अक्टूबर में भी अगर आप देखें तो करीब 200 करोड़ का एक और बॉन्ड है, मतलब यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका भुगतान है कुछ पार्ट का, उसे भी कंपनी को करना है, वो भी कंपनी कर पाएगी कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो लगातार कंपनी जो है वो डिफॉल्ट के कगार पे खड़ी है, देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा डिफॉल्ट होता है। और तो वरुण, एमटेक की जो कमजोर रेटिंग वाले बॉन्ड की वजह से जेपी मॉर्गन और एलआईसी को नुकसान हुआ है, क्या और भी ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कम रेटिंग वाले बॉन्ड में पैसे लगा रखे हैं? देखिए, हर एक फंड तरह तरह के रेटिंग वाले जो कंपनियां हैं उनमें पैसे लगाता है, लेकिन ज्यादातर फंड्स ऐसा करते हैं कि जितना मैक्सिमम पोर्शन है वो कोशिश करते हैं कि बेस्ट रेटेड फंड्स में लगाए। बेस्ट रेटेड फंड से मेरा मतलब है जो ट्रिपल ए या ए प्लस वाले फंड्स है या बॉन्ड्स है, उसमें वो पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं रिटर्न्स भी इन्हें जनरेट करना पड़ता है, तो इस लिहाज से कुछ फंड्स कम रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स है उसमें भी पैसा लगा के चलते हैं। हालांकि हमने कुछ करीब 10 फंड्स की ऐसे लिस्ट निकाली है जिन्होंने अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में से काफी पोर्शन जो है वो कुछ कम रेटेड बॉन्ड्स में लगाए हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आप देख ले तो करीब 81% इनका हाई रेटेड फंड्स में है, लेकिन 19% के आसपास लो रेटेड फंड्स में भी है। इसके अलावा बिरला सन लाइफ, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सभी फंड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यहां लगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का फंड, जिसमें करीब 33.5% हाई रेटेड फंड्स में है और बाकी जो है वो लो रेटेड फंड्स में है। देखिए, हम ये नहीं बता रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे कि इन फंड से आप पैसा निकाल दीजिए या फिर कोई इश्यू है इन फंड्स में, ऐसी कतई बात नहीं है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जिस तरह से अब मार्केट चल रहा है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के इश्यूज, कंसर्न्स जो है वो उभर के आ जाते हैं, जैसे कि आपने एमटेक के केस में देखा। तो ये सारे फंड्स है जिन्होंने जो रेटेड जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें पैसे लगाए हैं। किसी ने जो हाई रेट जो लो रेटेड फंड्स है उसमें ज्यादा पैसे लगा दिए हैं। तो ये वो लिस्ट है सब कंपनियों की। शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल मोंटी का है जो जानना चाहते हैं प्रीकोल में क्या करें। 500 शेयर है 62 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मेरा सा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पर यहां से ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भारत फोर्ज या मदरसन सुमी में स्विच करना चाहिए और 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करें। सतेंद्र जानना चाहते हैं टाटा जीवीके के 2000 शेयर ये होल्ड करते हैं, 80 रुपए में खरीदा था, क्या करना चाहिए इसमें? प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में लगाते हैं तो मेरे को लगता है और लंबी अवधि का नजरिया बनाते हैं तो नुकसान की भरपाई करने को देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक स्ट्राइड्स आर्कोलैब का हितेंद्र जानना चाहते हैं, 600 शेयर है और 1069 रुपीज में खरीदारी की थी, क्या करें इसमें? प्रियंका, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगला स्टॉक पवन जी का सवाल है, सिल्जर इलेक्ट्रॉनिक 25,000 शेयर 180 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मनीष जी के पास है हीलियोस एंड मादसन के 100 शेयर 90 रुपए में खरीदारी की थी।
प्रियंका काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा मार्केट का अंडर परफॉर्मर है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जीबी लावन जी पुणे से पूछ रहे, पीएनबी गिल्ड्स 146 शेयर 22 रुपए में खरीदा था। प्रियंका काफी रीजनेबल खरीद है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कपिल खुराना जानना चाहते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज के इनके पास है 500 शेयर 40 रुपए में खरीदा था। प्रियंका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, न्यूज फ्लो भी नेगेटिव रहा है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। भोपाल के सुरेश महेश्वरी का सवाल है, एनएचपीसी पर 400 शेयर 36 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका आईपीओ के टाइम का इन्होंने लिया हुआ है, मेरी राय में 15-16 रुपए के अराउंड नीचे में स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये एवरेजिंग करते हैं तो इनको एग्जिट मिल पाएगा। किसी भी पुलबैक रैली में एनएचपीसी 27-28 रुपए तक बहुत बार जाता है। निचले स्तरों पर 15-16 के अराउंड अगर निवेश लायक पूंजी है, एवरेज करें और रैली पर 27-28 रुपए के अराउंड निकलने की कोशिश करें। अनिल पांडे जी जानना चाहते हैं, वर्जो पेंट्स में क्या करें, 200 शेयर है 409 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका काफी पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह आया होगा, इनकी जो परचेज बता रहे हैं वो ठीक प्राइस नहीं है, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। वरिंदर सिंह जानना चाहते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 250 शेयर 95 रुपए में खरीदा था। प्रियंका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इस स्तरों पर या उछाल पर अगर ये बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑटोस में, टाटा मोटर में स्विच करते हैं और 1 से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। राकेश जी धन्यवाद हमारे शो में शामिल होने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर, कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई आपके साथ साथ। थैंक यू प्रियंका। जिन भी स्टॉक्स में बात करिए, जिनको रिकमेंड करा है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम स्टॉक्स जो रिकमेंड करें वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए, लेकिन हम हाजिर रहने वाले कमोडिटी बाजार के ताजा अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में।